ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसमें जो सबसे पहला चैप्टर है, जो सबसे पहली हेडिंग जो है वो एक्चुअली जर्नल फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है। इंट्रोडक्शन को अगर हम लोग केडीटी के हिसाब से देखेंगे, उम्मीद है केडी त्रिपाठी बुक के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है फार्माकोलॉजी की। उसमें बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे रखा है, जो स्टार्टिंग के मेरे यूट्यूब में लेक्चर पड़े हुए हैं, उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी हैं। लेकिन जो एग्जाम में चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से अब क्या कर दिया, चीज़ों को मैंने कंसाइज कर दिया है, खास खास चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो नो डाउट शुरुआत फार्माकोलॉजी से होगी। भाई फार्माकोलॉजी है क्या? ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या होती है? एक तरह से सिंपल भाषा में कहा जाए, दवाइयों का साइंस, मतलब दवाइयों की साइंस है एक तरह से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है कि फार्माकोलॉजी कौन से उससे आई हुई है। तो जो फार्माकोलॉजी है हमारे पास, किधर गया ये, वो जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला ग्रीक वर्ड है फार्माकॉन, जिसका मतलब होता है ड्रग, और दूसरा है लोगस, जिसका मतलब है साइंस। ठीक है, यानी कि स्टडी ऑफ साइंस या साइंस ऑफ ड्रग, सॉरी स्टडी ऑफ साइंस नहीं, स्टडी ऑफ ड्रग या साइंस ऑफ ड्रग हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, शब्द कौन से लिखने हैं। फार्माकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक शब्द फार्माकॉन दवा, ड्रग, लोगस का अर्थ विज्ञान। ठीक है ना, तो हिंदी वाले बच्चे जो है वो इस चीज़ का खास ध्यान देंगे कि हिंदी में यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है। अपनी नॉर्मल जो भाषा है बोलचाल वाली, उसमें आंसर नहीं लिखेंगे। अगर उसमें लिखते हैं तो नंबर कई बार इसीलिए आप लोगों के कम आते हैं। उम्मीद है बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है फार्माकोलॉजी का। ये तो हो गया सिंपल कि भाई फार्माकोलॉजी शब्द कहाँ से आया। डेफिनेशन की बात करें तो फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न, जो जुड़ी हुई है विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों से और उनका जो इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन मतलब किस तरीके से वो मिलती हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करती हैं, जुड़ती हैं किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कोई भी केमिकल या दवाइयां हैं वो हमारे सिस्टम में जाकर के किस प्रकार से एक्ट करती हैं, हमारी बॉडी किस प्रकार से दवाई के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है ना, ये जो दवाई का और हमारी बॉडी का आपस में जो इंटरेक्शन है, मेल मिलाप है, ठीक है, बॉडी के अंदर जाने से लेके बॉडी से बाहर निकलने तक जो पूरी है चीज स्टडी, वो क्या कहलाती है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या चीज चेक कर रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, दवाई कैसे काम करती है, हाउ ड्रग वर्क्स, हाउ द बॉडी प्रोसेस देम। बॉडी कैसे प्रोसेस कर रही है। भाई दवाई जो हमने खाई है, नो डाउट हमको पता है बीमारी ठीक करने के लिए खाई है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वो क्या है, बाहरी तत्व है। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल है, तो हमारी बॉडी उसको तोड़ तोड़ करके ब्लड में घोल करके यूरिन से बाहर निकाल देती है। और यही वजह है कि कोई भी जो दवा होती है उसका असर कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो बॉडी कैसे प्रोसेस कर रही है एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं रोकथाम के लिए, डायग्नोज करने के लिए, बीमारियों का इलाज करने के लिए। दिस इज द फार्माकोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन आती है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख के आएंगे, सिंपल सी डेफिनेशन है। हिंदी वाले बच्चे, फार्माकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो दवाओं तथा जीवित प्राणियों के साथ उनकी अंतः क्रियाओं, ठीक है, शब्दों का ध्यान देंगे, का अध्ययन करती है। ये अध्ययन करती है कि दवाएं कैसे कार्य करती हैं, शरीर उन्हें कैसे संसाधित करता है, ठीक है, तथा रोगों की रोकथाम, निदान एवं उपचार में उनका उपयोग कैसे किया जाता है। दिस इज द फार्माकोलॉजी। ठीक है, पहला चैप्टर सिंपल चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें, सब कुछ आपका डेफिनेशन में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। फार्माकोलॉजी की अगर मोटी मोटी हम बात करें तो फार्माकोलॉजी की 2 ब्रांचें हैं। फार्माकोलॉजी को 2 मेन पार्ट में पढ़ा जाता है। इसकी एक भाग होता है फार्माको डायनामिक और दूसरा होता है फार्माको काइनेटिक। ठीक है, सिंपल सी कहानी समझेंगे। फार्माको डायनामिक का मतलब है कि जो ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी, दवा जो है वो शरीर पर कैसे असर डाल रही है, क्या क्या करती है, कैसे उससे रिएक्ट कर रही है, रिएक्ट मतलब वर्क कर रही है, सारी चीजें, एक्शन क्या है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या है, बॉडी दवा के साथ क्या करती है। बॉडी क्या करेगी, सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लेगी उसे, फिर पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, उसको फिर मेटाबोलाइज करेगी, तोड़ेगी फोड़ेगी, क्योंकि बॉडी से बाहर निकालना है, फाइनली उसको एक्सक्रीट कर देगी, यानी कि बॉडी से बाहर निकाल देगी। तो ये एडीएमई
दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है, तो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। तो फार्माकोलॉजी इज जनरली डिवाइडेड इन टू मेन एरियाज, दो मुख्य भागों में से विभाजित किया जाता है। फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज टू बॉडी, दवा बॉडी पे क्या प्रभाव डालती है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम कर रही है दवा, उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट, किस तरीके से बीमारी को ठीक कर रही है, और साइड इफेक्ट अगर कोई है तो किस तरह से साइड इफेक्ट करती है। तो यानी कहीं ना कहीं दवाई जो है शरीर के ऊपर क्या क्या असर डाल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। ठीक है, इसको हम अक्सर एडीएमई से याद रखते हैं, दवा के ऊपर क्या काम करती है हमारी बॉडी। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, अवशोषण, वितरण, उपापचय या चयापचय और उत्सर्जन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे शब्दों का खास ध्यान रखें। अब होता क्या है, एब्जॉर्प्शन को बच्चा क्या लिख देता है कि किस तरह से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, तो अवशोषण लिखो एक शब्द अगर आप हिंदी में पेपर दे रहे हैं तो। ठीक है, फिर एक 1 मार्क्स क्वेश्चन बड़ा ही पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, तो इसका नाम है ओस्वाल्ड श्मीडेबर्ग। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्योंकि इंडिया में पेपर बनता है तो ये ज्यादा आता है। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कर्नल रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं, एक बहुत ही बड़ी चीज आती है ड्रग और मेडिसिन। जो हम लोग कोकेन, हीरोइन वगैरह देखते हैं उसको भी ड्रग बोल देते हैं, जो हम दवाइयाँ हैं उसको भी ड्रग बोल देते हैं। तो भाई फिर ड्रग और मेडिसिन में अंतर क्या है। ठीक है, ड्रग और मेडिसिन में अंतर क्या है, तो सिंपल सी कहानी समझो। एनी केमिकल, जितने भी केमिकल हैं, कोई भी पॉइजन हुआ, अच्छी कोई दवाई होगी, कोई भी केमिकल, एनी केमिकल, ठीक है, जो कि क्या करे, अफेक्ट्स या अफेक्ट ह्यूमन बॉडी, या हम लोग कह सकते हैं प्रोड्यूस, या ज्यादा अच्छा वर्ड है प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि जो हमारे शरीर में जाके कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, किसी तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। ठीक है, जहर भी रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है, मार रहा है हमारे ऑर्गन्स को, क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो भी ड्रग है। ठीक है, जो नशा कर रहे हैं वो भी ड्रग है। तो वो सारे केमिकल सबको हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रग बोल देते हैं। तो ड्रग एक बड़ा टर्म है। अब वो केमिकल जिनसे हम लोग अपना इलाज कर पाते हैं, जो बीमारियां ठीक कर देते हैं, ऐसे ड्रग्स को मेडिसिन बोल दिया गया है। क्लियर हो गया। चलो, ड्रग्स आर केमिकल विच प्रोड्यूस अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। भाई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, कुछ भी तरह का क्रिएट होता है तो उसको हम ड्रग बोलते हैं। When the biological response is therapeutic, जब वो रिस्पॉन्स थेराप्यूटिक है, मतलब कि बीमारी को ठीक करने वाला है, यूजफुल है, तो ऐसे ड्रग्स को हम लोग मेडिसिन बोल देते हैं। बड़ा कॉमन सवाल अक्सर पूछ लेते हैं टीचर्स, वाइवा में भी आ जाता है, तो ध्यान रखना इसका, ड्रग्स और मेडिसिन में क्या अंतर है। तो जनरल भाषा में हम ड्रग्स ही बोल देते हैं अब। ठीक है, क्लियर है। आगे आते हैं, सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता, इसके अंदर ब्रांचेस पढ़ रहे हैं, वो कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जो ओल्ड लेक्चर्स हैं उसमें अगर आप देखोगे, यूट्यूब पे पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी कराई है मैंने, लेकिन अब छटनी कर दी है। ठीक है, तो इसके 2 ब्रांचेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। ये तो 2 ब्रांचेस हैं ही हैं। दूसरी ब्रांचेस की बात करें तो एक है फार्माकोथेराप्यूटिक्स, जो कि सब्जेक्ट भी है हमारे, मतलब सिलेबस में है, पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, ये डील्स विद द क्लिनिकल एप्लीकेशन। क्लिनिकल मतलब ठीक करने, बीमारियों को ठीक करने वाला, ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स जो थ्योरी है हमारे पास, उन दोनों को हम लोग अपनी रियल वर्ल्ड में जब अप्लाई करते हैं, ठीक है, जिससे कि बीमारी को ठीक कर सकें। ठीक है, इसकी जो नॉलेज है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक नॉलेज जो होती है दवाई की, उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए या सिम्टम से राहत दिलाने के लिए। दिस इज द, क्या कहते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स। फार्माकोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स वर्ड जब भी आ जाएगा तो उसका मतलब होता है चिकित्सीय। ठीक है, चिकित्सा से मतलब होता है। ये दवाओं के फार्माकोकाइनेटिक एवं फार्माकोडायनेमिक ज्ञान के नैदानिक उपयोग से संबंधित है, जिसका उद्देश्य रोगों का उपचार या लक्षणों से राहत प्रदान करना है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, ओल्ड सिलेबस में चले जाओगे, अगर ER 91 में ये ER 20 चल रहा है, तो वहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी हमारे में एक अलग से
क्या था, सिलेबस था, अब नहीं है, सब्जेक्ट था मतलब। ये साइंस होती है पॉइजन की, ठीक है, कि पॉइजन। अब आप लोग सोचोगे पॉइजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं क्यों, जब पॉइजन के बारे में, बेटा पॉइजन जो है, अगर मैं कहूँ पैरासीटामोल क्या है, आप लोग कहोगे सर बुखार की दवा है। मैं कहूँ पैरासीटामोल पॉइजन है, आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो। हाँ, अगर इसी पैरासीटामोल को मैं 2000 mg दे दूं तो ये पॉइजन हो गई अब, ठीक है। तो कोई भी चीज एक लिमिट के बाद जब नुकसान करती है तो उसको हम पॉइजन की कैटेगरी में डाल देते हैं, चाहे भले वो कम वैल्यू में अच्छी हो, ठीक है। इसीलिए पॉइजन की कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो साइंस ऑफ पॉइजन, ठीक है। मैनी ड्रग्स, अब आप कहोगे सर सांप का जहर भी तो पॉइजन होता है, तो बेटा सांप के जहर से एंटीडोट भी बनता है, उसी का जहर दे करके ठीक भी किया जाता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं, वो अलग बातें रहेगी, लेकिन बात समझो, ये चीजें अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैंने जो बात कही कि पॉइजन की डेफिनेशन नहीं है, ये चीज फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में जब पॉइजन एक्ट पढ़ेंगे वहां क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैनी ड्रग्स इन लार्ज डोज, जो बड़ी मात्रा में डोज देते हैं वो पॉइजन की तरह एक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल एस्प्रिन इन लेस डोज एक्ट एज एंटीकोगुलेंट, कम मात्रा में ये क्या करती है, एंटीकोगुलेंट, यानी कि खून को जमने नहीं देती है। हाई डोज में कॉजेज अल्सरेशन एंड लीड टू फैटल ब्लीडिंग, अल्सर, पेट में अल्सर कर देती है, बहुत ज्यादा डोज में दे दी जाए और ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो टॉक्सिकोलॉजी हो गई, देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल, ठीक है। क्लिनिकल का मतलब ही कहा हो गया, बीमारियों से, जो जब भी बीमारियों को ठीक करने की बात आएगी तो वर्ड क्लिनिकल आ जाएगा। इट गिव्स यूजफुल डाटा अबाउट द पोटेंसी, यूजफुलनेस, पोटेंसी मतलब उसकी कितनी क्षमता है, दवाई की कितनी शक्ति है, कितना यूजफुल है, कितनी डोज में देना है, टॉक्सिसिटी, किस मात्रा में देंगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, ऑफ न्यू ड्रग फॉर देयर सेफ क्लिनिकल यूज। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम लोग जो नई दवा आई है, न्यू ड्रग्स, क्या बात, जो नई दवा है उसकी हम लोग पोटेंसी, यूजफुलनेस, डोज और टॉक्सिसिटी की जो स्टडी कर रहे हैं, दैट इज द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, ठीक है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, यानी कि यहां पर हम स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन पॉपुलेशन। सिंपल से इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल जो कोविड-19 का ही है। कोविड-19 में जमकर वैक्सीन लगाई गई, अब उसका पॉपुलेशन पर क्या असर आ रहा है, पूरी पूरी पॉपुलेशन पर। तो दवाई जब एक बड़ी मात्रा में एक पॉपुलेशन ले रही है तो क्या उस दवाई का पॉपुलेशन के ऊपर कोई असर है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फार्माको, कोई वर्ड फार्माको है, एपिडेमियोलॉजी वर्ड जुड़ गया आ गई है, ठीक है। इसका एग्जांपल है बड़ा अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन जो आई थी, रिसर्चर्स मॉनिटर्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू डिटरमाइन, मिलियंस ऑफ पीपल है ना, उनको निगरानी में रखते हैं ताकि पता लगाया जा सके, क्या पता लगाना है कि भाई दवा कितनी इफेक्टिव रही है इन्फेक्शन को रोकने में, क्या कोई एडवर्स इफेक्ट भी देखने को मिला है, यही सब चीजें जो पता लगाते हैं हम लोग, तो फार्माको एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। तो यानी कि दिस लार्ज स्केल पॉपुलेशन स्टडी इज एन एग्जांपल ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी। समझ जाओ, जब बड़ी स्केल पर पॉपुलेशन की ऊपर स्टडी करी जाती है दवाई के असर का, तो वो फार्माको एपिडेमियोलॉजी कहलाई जाती है। ये सारे टर्म्स आगे किसी न किसी सब्जेक्ट में, किसी न किसी चैप्टर में रिपीट होंगे आपके पास। फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब हमको सस्ती दवा, यानी कि मान लो कोई दवा ए है, एक दवा बी है, ये 50 रुपए की है और ये 100 रुपए की है, दोनों इक्वली, ए इज इक्वल टू बी, दोनों का असर बराबर है बीमारी को ठीक करने के लिए, तो हम लोग कौन सी दवा चुनेंगे, ए दवा चुनेंगे। फिर आप लोग कहोगे सर बी वाला जिसमें खोजी है वो तो बर्बाद हो जाएगा, बी वाला बर्बाद नहीं होगा। ए को चुनने का मतलब है, ए कहाँ चुनी जाती है, ए चुनी जाएगी सरकारी, उसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह चलती है, स्कीम बोल रहा हूँ सॉरी, प्रोग्राम्स चलते हैं दवाइयों के, उसमें जो दवा इफेक्टिव है और सस्ती है उसको रखा जाता है, ताकि और क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर इस दवाई के लिए ही क्या किया जाता है, इसका वो पढ़ेंगे, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर रहता है, आगे जाके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स पढ़ोगे, तो सीधी सी बात है, जो दवा सस्ती है हम उसको चुन लेते हैं। तो सवाल एक ये भी आता है कि जो दूसरी दवा है तो क्या वो बेकार हो जाएगी, नहीं, वो भी मार्केट में है, वो मार्केटिंग होती रहेगी उसकी, जिसको बेचना वो बेचेगा वो अपने हिसाब से, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे गवर्नमेंट फिर इसको चूज करती है अपना, NLEM है ना, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, उसमें इसको डालती है। चलिए आगे आते हैं। तो वही एग्जांपल दे रखा है कि मान लो कोई एंटीबायोटिक है, एक 50 रुपए है और एक 500 रुपए है,
तो इसकी कीमत ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि दवा खाने के लिए कोर्स पूरा करना पड़ रहा है, 8-10 टैबलेट खानी पड़ती हैं पूरा ठीक होने के लिए, तो उसकी कीमत बता रखी है। तो जाहिर सी बात है जो इक्वली इफेक्टिव है और सेफ है और साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव है, हम उसको चुन लेंगे। इसकी स्टडी को करना फार्माको इकोनॉमिक्स कहलाता है ये, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें चीज़ें बहुत डिटेल में आएगी, ये अलग से हमारा वो भी है सॉरी चैप्टर भी है, अलग से डिटेल में देखेंगे तब इसको कि कैसे निकालते हैं सारी चीज़ें ये, ठीक है। ओके, देन फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स आने वाला फ्यूचर है। जेनेटिक्स मतलब आप लोग समझते हो ना जेनेटिक्स क्या होता है, और ये रियलिटी है कि दो इंसान एक जैसी बीमारी, बट जो मेडिसिन है वो दोनों के ऊपर एक जैसा असर नहीं कर रही है। सेम मेडिसिन दोनों को दे रहे हैं, दोनों के ऊपर एक जैसा असर नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके जीन्स में थोड़े से डिफरेंस है। उसका एग्जांपल समझते हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन दैट गिव राइज टू डिफरेंट रिस्पॉन्स। जेनेटिक जीन्स में बदलाव होते हैं जिसकी वजह से अलग अलग रिस्पॉन्स आता है दवाई का, ठीक है, लोगों के ऊपर, उसी को फार्माकोजेनेटिक्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टीबी की दवा है आइसोनियाजिड। कुछ लोग, सम पीपल आर स्लो एसिटाइलेटर एंड मेटाबोलाइज द ड्रग स्लोली। कुछ लोगों के अंदर जो इस दवा को एसिटाइलेट मतलब एंजाइम्स जो होते हैं वो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इसके ऊपर उतना असर नहीं करते हैं क्योंकि वो वाली जीन्स नहीं है उसके अंदर। तो ये वाली दवा उनकी बॉडी में धीरे धीरे मेटाबोलाइज होती है, मतलब लंबे समय तक शरीर के अंदर रहती है। जहाँ कुछ नॉर्मल लोगों में वो 7-8 घंटे में बाहर हो जाएगी, ये 12-13-14 घंटे में बॉडी से बाहर निकल पाती है। किसी के अंदर फास्ट होता है, यानी कि 3-4 घंटे के अंदर ही दवाई को बॉडी से बाहर कर दिया। जैसी दवा बाहर निकल गई, एंटीबायोटिक आइसोनियाजिड, टीबी का बैक्टीरिया तो पनपने लगेगा, ठीक है। तो जो स्लो एसिटाइलेट जिनमें अंदर स्लो है, जिसके अंदर धीमे धीमे निकल रहा है, उनके अंदर संभावना है भाई एक डोज खाई, बॉडी से पूरी निकल नहीं पाई, हमने दूसरी खा ली, तो इसके साइड इफेक्ट होने की संभावना हो जाएगी उसके अंदर। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, वारफेरिन सुना होगा आप लोगों ने। ये ब्लड थिनर होता है, जिन लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो दिया जाता है कि ब्लड पतला रहे। सम पीपल कैरी स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएंट। कुछ लोगों के जीन्स के अंदर एक खास तरह का जीन्स होता है, ठीक है, दैट मेक देम ब्रेक डाउन द ड्रग वेरी स्लोली, जिससे कि वो दवाई जो है वारफेरिन बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होती, ये भी धीमे धीमे ब्रेक होगी, ठीक है। आ स्टैंडर्ड डोज, अगर आप उसको स्टैंडर्ड डोज आपने दे दी ऐसे लोगों को, तो वो बॉडी के अंदर क्या होगा, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से बॉडी से बाहर निकल नहीं रही है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उनके ब्लड में भारी मात्रा में आ जाएगी। हाई रिस्क ऑफ डेंजरस ब्लीडिंग। तो ऐसे केस में मान लो कोई कटवट लग गया, चोट लग गया, तो खून बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो ऐसे केस जब भी वारफेरिन दी जाती है तो टेस्टिंग की जाती है, पहले एक ब्लड टेस्ट होता है। प्रीमाक्विन आपने सुना होगा। प्रीमाक्विन प्रोड्यूस ऑक्सीडेटिव मेटाबोलाइट। जब ये टूटता है, प्रीमाक्विन खाई हमने बीमारी के लिए, फिर जब ये ब्रेक होता है तो एक मेटाबोलाइट, एक किससे प्रोडक्ट निकलता है जो कि ऑक्सीडेटिव होता है, ठीक है, यानी कि समझ लो जो ऑक्सीडाइज करेगा मेटाबॉलिज्म के दौरान। देयरफॉर पीपल विद 6PD डेफिशिएंसी, ये जो एंजाइम है ये प्रोटेक्ट करता है आरबीसी को डैमेज होने से। किससे? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है ऑक्सीडेशन का, उससे बचाता है। तो जिसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है मे डेवलप हीमोलिटिक एनीमिया व्हेन गिवन प्रीमाक्विन। तो प्रीमाक्विन की वजह देने से उनके अंदर क्या आ सकता है, एनीमिया आ सकता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बस कुछ क्या है कि दवाइयों का अलग अलग इफेक्ट आता है कुछ लोगों के अंदर, और कई बार देखा भी होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि 8-10 लोगों ने तो एक जैसी दवा खाई, किसी 11वें ने वही दवा खाई और उसको हालत उसकी बिगड़ जाती है कई बार। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए नॉर्मल दवाई OTC की तो अलग बात है, ये इस टाइप की दवाइयाँ जो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही खानी चाहिए, वो नहीं खानी चाहिए हर किसी को ऐसे ही। ओके, चले आगे। अनाथ औषधियाँ, ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन का मतलब ही अनाथ होता है। ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये अच्छा टॉपिक भी है एक। तो देखो है क्या सीन, क्या है, इसको मैं बदल दूं जरा।
ठीक है। ऑर्फन मतलब अनाथ। सीन क्या है, आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज वगैरह में देखते होंगे कि अचानक से कहीं किसी का बच्चा बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन विदेश से इसका इंजेक्शन आएगा फॉरेन कंट्री से जो कि 5 करोड़ का है, 10 करोड़ का है। तो आखिर उन इंजेक्शन में ऐसा क्या है, सुना होगा ये बात। तो उसका रीजन यही होता है अनाथ। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो बहुत ही रेयर हैं, ठीक है। ऐसा मान लो कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें 2000 लोगों को या 5000 लोगों को ही हो जाती है, तो रेयर हैं। अब 5000 लोगों में भी होगी कि नहीं होगी पता नहीं, मान लो 5000 लोगों को होती है हमेशा। अब 5000 दवाइयां बेचने के लिए कौन सी कंपनी रिसर्च करेगी करोड़ों खरबों रुपए का? कोई कंपनी नहीं करना चाहती। तो ऐसी बीमारियों के ऊपर कंपनी नजर भी नहीं डालती है और कंपनियां जो होती हैं छोड़ देती हैं। तो अब बीमारी होते हुए भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ऐसी बीमारी को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? ऑर्फन डिजीज। और ऑर्फन डिजीज में जो दवाइयां इस्तेमाल होती हैं उन दवाइयों को हम लोग बोलते हैं ऑर्फन ड्रग्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। अ ड्रग यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोस ऑर्फन डिजीज। जब ऑर्फन डिजीज को ठीक या ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां देती हैं उसको हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। ऑर्फन डिजीज क्या होती है? द टर्म ऑर्फन डिजीज डिस्क्राइब्स अ रेयर डिजीज, जो बहुत ही रेयर है, हुज रेयरिटी रिजल्ट्स इन लिटिल, इतनी रेयर है जिसकी वजह से थोड़ी या ना के बराबर फंडिंग आती है उनके इलाज के लिए, ठीक है, रिसर्च के लिए। तो वो बेचारी बीमारियां, उनके लिए इलाज की खोजबीन हो ही नहीं पाती है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आजकल। जो डेवलप कंट्री, वहाँ पैसा अच्छा है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फंडिंग दे देती है अच्छा खासा, तो वो लोग रिसर्च कर लेते हैं, बना के रख लेते हैं अपना, ठीक है। अब उन मान लो डिमांड आ गई कहीं से, जैसे आप मूवी में देखते हो तो वो दिखाएगा हाँ भैया दवा चाहिए, तो वो केवल उस 4 पीस चाहिए तो वो 4 ही पीस बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कर लेगा, छोटा सा रहता है उनका अलग से, तुरंत मैन्युफैक्चरिंग करके वो 4 पीस पकड़ा देगा उसको, 4 पीस 1 पीस जो भी है, ठीक है। तो ये होता है सारा फंडा। ये ऑर्फन ड्रग्स हैं, जो ये 17 करोड़ के, 20 करोड़ के एक इंजेक्शन आते हैं, वो कुछ और नहीं है, ऑर्फन ड्रग्स होते हैं वो, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ड्रग। ये वो नॉमेनक्लेचर नहीं है जो आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, यहां पर हम बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी में। दवाइयों के नाम, 3 प्रकार से दवाइयों के नाम होते हैं, बताता हूं मैं। आप लोगों ने पैरासीटामोल सुना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने कालपोल सुना हुआ है, ठीक है। और इसका एक नाम है एसिटाइल पैरामिनोफिनॉल, एसिटाइल पैरामिनोफिनॉल। ये तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। ये इसका हो गया एक तरह से हम कह सकते हैं IUPAC नेम। हर कोई नहीं ले सकता, तो सिंपल जेनरिक नेम दे दिया गया इसको, क्या? पैरासीटामोल। फिनॉल का ऑल लगा दिया, पी का पी लगा दिया, ठीक है, अमीनो का ए लगा दिया, इस तरीके से बना करके इसे पैरासीटामोल बना दिया और कह दिया कि भाई ये इसका जेनरिक नेम हो गया, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इस केमिकल को पैरासीटामोल के नाम से ही जाना जाएगा। अब जो कंपनी बनाती है पैरासीटामोल, वो अपना ब्रांड चमकाती है, वो इसको नाम दे देगी कालपोल, मतलब स्ट्रिप का नाम होता है कि भाई कालपोल लो, कालपोल के अंदर क्या है? पैरासीटामोल है। तो हम लोग कहते हैं ना कौन सी दवा खानी है? कालपोल। उसके अंदर कौन सा सॉल्ट है? ये रहा उसके अंदर वाला सॉल्ट, पैरासीटामोल। क्लियर है बातें? ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं। एक केमिकल नेम हो गया जो मैंने बताया, IUPAC होता है। एक इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी या जेनरिक नेम होता है, इसको अप्रूव नेम भी कहते हैं, जैसे कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल, ठीक है। इसको हम लोग रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, इसके नाम से हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ये जेनरिक नेम ही कहलाता है। उसके बाद जो जेनरिक दवाइयां होती हैं उसके बाद आप देखोगे केवल जेनरिक नेम ही लिखा होता है, किसी प्रकार का कोई और नाम नहीं होता है, जो गवर्नमेंट दवाइयां होती हैं। और तीसरा होता है प्रोप्राइटरी या ब्रांड नेम या ट्रेड नेम, जो कंपनी बनाती है मार्केटिंग करने के लिए, वो अपना नाम देती है। जैसे कि डायबिटिक की मेडिसिन है ग्लाइसिफेस, ठीक है। मेटफॉर्मिन को, जो मेटफॉर्मिन सॉल्ट है उसे ग्लाइसिफेस के नाम से, और मेटफॉर्मिन इज ए जेनरिक नेम और ग्लाइसिफेस ब्रांड नेम है। यहाँ पर आप एग्जांपल पैरासीटामोल और कालपोल का भी दे सकते हो, पैरासीटामोल एंड कालपोल, इन दोनों का भी एग्जांपल आप लोग दे सकते हो। क्लियर है बातें? एक
ये टॉपिक है ब्रांड वर्सेस जेनरिक। सर जेनरिक दवाइयाँ तो लोकल होती हैं, वो तो बेकार होती हैं, ब्रांडेड दवाइयाँ अच्छी होती हैं। गलत। अभी आप लोगों ने एक चीज़ देखा कि नहीं, ब्रांड कंपनी अपना नाम देती है, फिर जेनरिक क्या चीज़ है। तो इसका सिंपल से कहानी समझते हैं पहले, ब्रांड वर्सेस जेनरिक, फिर आगे इसका डिफरेंस आपको पूछा जाता है कई बार। तो जेनरिक दवाइयाँ और ब्रांडेड दवाइयों में अंतर क्या है? क्या जेनरिक दवाइयाँ लोकल होती हैं, बेकार होती है? तो आंसर है नो। देखो ब्रांडेड जो दवाइयाँ हैं उनका क्या होता है, इसमें कंपनी क्या करती है, रिसर्च करती है। रिसर्च जब करी उसने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसने, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उसने केमिकल ढूंढा, फिर उसकी मार्केटिंग करी, ठीक है ना। और मार्केटिंग में भी खर्चा होता है और इसीलिए इनकी क्या होती है, हाई कॉस्ट हो जाती है। अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ बोली हुई है, भाई ठीक है तुमने रिसर्च करी, खरबों पैसा लगा दिया है, आप उसको थोड़ा ऊंचे दाम में बेच लो। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। और दाम ऐसे रख लो अपने हिसाब से कि भाई तुम्हारा खर्चा पानी निकला है, तुम्हारा थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाए, ठीक है। इसीलिए जो जेनरिक होती है, उस ब्रांडेड जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी सी महंगी होती हैं। जैसे 20 साल हो जाते हैं, इनका जो पेटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फिर देखो अब रिसर्च और मार्केटिंग, इसमें ही तो खर्चा था पैसे का। आगे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी वो तो ना के बराबर होती है। तो अब क्या करेंगी, जब पेटेंट खत्म हो गया तो दूसरी जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, इसको सीधा सीधा क्या करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। क्या करेंगी, सीधा सीधा मैन्युफैक्चर करती हैं, मैन्युफैक्चर करेंगी सीधा और बेचेंगी। तो उनका ये सारा खर्चा बच गया। लेकिन जो मैन्युफैक्चर करेंगी उसमें जो क्वालिटी, क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड है वो सेम होते हैं ब्रांडेड वाले। तो सर फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखो मैं बताऊं क्या होता है, यहाँ पे बताया हुआ है, देखो समझते हैं। तो बात कहानी समझ आ गई। ब्रांडेड और नॉर्मल जेनरिक में क्या होता है? जेनरिक में क्या रहेगा, सिर्फ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये सारा खर्चा हट जाता है, इसलिए दवाई सस्ती होती है जेनरिक वाली। तो अब समझते हैं, और ये हर उस इंसान को बता देना जो कहता है कि जो जेनरिक मेडिसिन है वो बेकार होती है। बेकार नहीं होती, हाँ थोड़ा कई बार फर्क पड़ता है। फर्क क्यों पड़ता है उसका मैं कारण बताता हूं। मैं चलो पहले कारण बता ही देता हूं मैं, फिर इसको समझाता हूं। देखो दवाई के अंदर दो चीजें होती हैं, आप लोगों को पता है। एक एपीआई होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और एक बाकी चीजें क्या कहलाती हैं, एक्सीपिएंट। अब ये चीज आप जानते हो अच्छे से। तो एपीआई तो बिल्कुल इक्वल, सेम टू सेम रहेगा, यही तो मेन है जो असर डालता है, सेम टू सेम। लेकिन जो एक्सीपिएंट होते हैं वो कई बार, भाई ठीक है किसी ने कोई और कलरिंग एजेंट इस्तेमाल किया, किसी ने कुछ और कर लिया कलरिंग एजेंट, पहले वाले का कलर लाल था इसने अपना ब्लू कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से बाइंडिंग एजेंट कोई और इस्तेमाल कर लिया, अलग अलग होते हैं ना करके। तो यहां पर केवल हल्का डिफरेंस हो सकता है, और एक्सीपिएंट तो न्यूट्रल है, इनसे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो आप लोग अच्छे से, बात समझ में आ रही है। तो केवल ये एक्सीपिएंट का डिफरेंट होता है और कोई डिफरेंस नहीं है। मेन तो क्या दोनों काम सेम करेंगी, हाँ दोनों काम सेम करेंगी। तो कई बार ऐसा क्यों होता है कि जेनरिक मेडिसिन ने असर कम किया है, इसका रीजन हम समझेंगे, या फर्स्ट ईयर है आप पढ़ चुके हो। तो कई बार सिर्फ इतना होता है, जो एक्सीपिएंट होते हैं वो इस एपीआई के काम में कई बार थोड़ी सी दखलंदाजी कर देते हैं। कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ें हो जाती है थोड़ी सी। तो कई बार चीज़ें होती हैं तो वो जो एक्सीपिएंट बदल जाते हैं उसकी वजह से कई बार, और कई बार उल्टा भी होता है, जेनरिक ज़्यादा अच्छा असर दिखा रही होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ एक्सीपिएंट और जो फॉर्मुलेशन टेक्निक है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सेम रहेगा, ठीक है, वो सेम है। सुरक्षा, सेफ्टी और एफिकेसी सेम है। क्वालिटी और स्ट्रेंथ सेम है। परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड सेम है। कॉस्ट ये इसकी हाई होती है भाई। इनोवेटर मतलब जो ब्रांडेड है, जिसने खोज करी है, और यहां पर जो कॉस्ट है वो कम होती है, ठीक है। एफडीए इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, यानी कि जो अथॉरिटी है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की यस इंस्पेक्शन करती हैं। रिपोर्ट्स वगैरह एडवर्स रिएक्शन के जो होते हैं उसको भी क्या करती है, उसका रिव्यू भी होता है। एफडीए रिव्यू ड्रग लेबलिंग, एफडीए द्वारा दवा की लेबलिंग की समीक्षा यहां पर होती है, यहां पर नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी सेट है। एक्सटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहां पर है, यहां पर नहीं है। तो केवल इन दो चीजों में
खामी है और उसके अलावा खामी नहीं, मतलब ये 2 चीज़ें नो है, बाकी सबके आंसर कुछ में सेम है और कुछ में यहाँ पे यस है। तो उम्मीद है ब्रांड और जेनरिक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मत कहना कि जेनरिक दवाइयाँ लोकल हैं या बेकार हैं। प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रॉपर उनका डाटा होता है, प्रॉपर अप्रूवल के साथ बनती है वो। अब आता है स्कोप। स्कोप की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हो, जहां पर कोई फील्ड अप्लाई हो रही हो तो बहुत सारे स्कोप हैं इसका। देखो सबसे पहले तो क्या आ गया, फटाफट करते हैं इसको। फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या स्कोप है भाई? एब्जॉर्प्शन, स्टडी करना कि बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है, क्या दिक्कतें आती हैं एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में किस हद तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी, किस किस ऑर्गन तक पहुंच रही है, ठीक है। देन मेटाबॉलिज्म, हाउ ड्रग्स आर केमिकली ऑल्टर्ड इन द बॉडी, बॉडी में जाकर दवा किस तरह से ब्रेक होती है और बदलती है। देन एक्सक्रीशन, बॉडी में किस तरीके से वो एक्सक्रीट हो रही है, ठीक है। देन फार्माकोडायनेमिक, किस तरह से बॉडी में वो काम कर रही है, उसका मोड ऑफ एक्शन आ गया, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, कितने डोज में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, बॉडी के किन किन रिसेप्टर पे जाकर के वो एक्ट करती है और क्या रिस्पॉन्स लेकर के आ रही है, ठीक है। तो जहां जहां पर उसकी स्टडी आएगी वहां वहां उसका स्कोप हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी, एडवर्स रिएक्शन, ठीक है भाई। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, बॉडी के ऊपर क्या हार्मफुल इफेक्ट है। ओवरडोज, कितनी डोज देने पे ओवरडोज हो जाती है या पॉइजन की तरह काम करता है, मार बिल्कुल डेथ कर देगा, ठीक है। ड्रग सेफ्टी, तो यहाँ पर जांचते हैं रिस्क बेनिफिट रेशियो ऑफ ए ड्रग फॉर ह्यूमन और एनिमल। रिस्क और बेनिफिट, कोई दवा कितनी रिस्की है या कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखने, सारे आपको ऑलरेडी पता है काफ़ी हद तक। रीड कर दे रहा हूँ एक बारी, मैं समझा भी दे रहा हूँ। फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी यहाँ पे उसका थेरेपेटिक यूज देखते हैं भाई, कौन कौन सी बीमारी को ये लोग ठीक कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं बीमारी को। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, यहाँ पे क्या आ गया, जेनेटिक वेरिएशन की वजह से जो दवाइयों पे दवाइयों के असर में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन, दवा किस तरह से हमारी बॉडी में इंटरेक्ट कर रही है, ठीक है, किसके साथ। एक मान लो 2 या 3 दवाइयां खाई हैं तो आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं बॉडी में जाकर के, जो खाना खाया उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, क्या वो थेरेपेटिक इफेक्ट में कोई कमी आ रही है इस इंटरेक्शन से। ये सारी स्टडी करना क्या कहलाएगा, ड्रग इंटरेक्शन कहलाएगा। देन फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट एंड रिसर्च, ड्रग की खोज करना, क्लिनिकल ट्रायल्स है ना, दवा को खोजना। क्लिनिकल ट्रायल्स में हम लोग क्या होते हैं, जानवरों के ऊपर और फिर इंसानों के ऊपर क्या करते हैं, ट्रायल्स करते हैं, चेक करते हैं कितना मात्रा में दवा असर करेगी, कितनी डोज रखनी चाहिए, कितनी फ्रिक्वेंसी रखनी चाहिए, सारी चीजें। देन रेगुलेटरी अप्रूवल, यानी कि जो फार्माकोलॉजी वाला बंदा है वो काम करता है रेगुलेटरी एजेंसी के साथ। भाई जिसको फार्माकोलॉजी की नॉलेज है वही तो इन रेगुलेटरी एजेंसी में बैठेगा, काम करेगा और अप्रूवल देगा। ऐरा गरा तो कोई बैठ नहीं जाएगा। जिसको नॉलेज है उसके सामने नई जो ड्रग्स होती हैं वो सबमिट होती हैं आकर के, उनका पूरा डाटा वो रीड करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और जब पूरी टीम ओके करती है तब अप्रूवल मिल जाता है, ठीक है। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मतलब मैंने बताया क्लिनिकल जहाँ पे इलाज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम दवाई की स्टडी करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, ताकि सुनिश्चित कर सकें सेफ, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल थेरेपी। जब शुरुआत में दवाइयाँ नई नई आती हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पर इनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, और फिर देखते हैं कि क्या क्या इसका सेफ, इफेक्टिव और इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकते हैं। देन डोज एडजस्टमेंट, कितनी डोज रखनी है, मॉडिफाइंग ड्रग डोज बेस्ड ऑन पेशेंट फैक्टर। कोई बूढ़ा है, बच्चा है, वजन कम है, फीमेल है, प्रेगनेंसी है, तो उसके हिसाब से डोज में क्या डिफरेंस आना चाहिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, यहाँ पे ट्रैक करते हैं ड्रग लेवल इन द ब्लड। दवा जब खून में चली गई तो क्या इफेक्ट दे रही है और किस लेवल पे जाके वो टॉक्सिक हो जाएगी, तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी आ गया ये। देन फार्माकोजेनोमिक्स, जीन्स वाला आ गया। जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग रिस्पॉन्स, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, जीन्स का क्या असर पड़ रहा है, कुछ लोगों के ऊपर असर अलग है, कुछ लोगों के ऊपर असर अलग आ रहा है, ठीक है। पर्सनलाइज मेडिसिन, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है पर्सनलाइज मेडिसिन का, ठीक है, कि किसी के अंदर कोई खास तरीके जीन्स है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो है तो उसको दूसरी तरीके की मेडिसिन दी जाएगी, ठीक है। तो पर्सनलाइज मेडिसिन जो कि आने वाला फ्यूचर है, यही फ्यूचर है आने वाले टाइम पे, इसका बहुत स्कोप है आने वाले टाइम पर, ठीक है। तो टेलरिंग मतलब ड्रग थेरेपी जीन जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से, पहले पूरा जेनेटिक प्रोफाइलिंग कर ली जाती है, फॉरेन कंट्रीज में आजकल हो रहा है, उसके हिसाब से कोई भी ड्रग फिर उस इंसान को दी जाती है।
8वां है फार्माको इकोनॉमिक्स, वही वाला आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, दो दवाइयाँ एक जैसी हैं, एक जैसा असर है, तो कौन सी सस्ती पड़ेगी, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। हेल्थ केयर इकोनॉमिक, यहाँ पे हम जांच रहे हैं द फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ ड्रग यूज ऑन हेल्थ केयर सिस्टम। उस दवा का यूज करने से गवर्नमेंट सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम है, उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन कितना आ जाएगा, कितना सरकार को खर्चा उठाना पड़ेगा, वो सब चीजें चेक करते हैं। ठीक है, वेटनरी फार्माकोलॉजी, पशु चिकित्सा आ गया, तो वहां पे वही सेम चीजें आ जाएंगी जो ऊपर हम चेक कर रहे थे। फार्माको एपिडेमियोलॉजी, पीछे वाला कॉन्सेप्ट आ गया, एपिडेमियोलॉजी मतलब पॉपुलेशन के ऊपर, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन पॉपुलेशन, ये भी किसके अंदर आ जाएगा, इसके स्कोप में आ जाएगा। स्कोप क्लियर है, ओके। तो इसमें क्या है, इंक्लूडिंग द प्रिवलेंस ऑफ ड्रग यूज, दवाई किस हद तक यूज हो रही है, एंड द इंसिडेंस ऑफ साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग फार्माको एपिडेमियोलॉजी में स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी, दवाइयों का इस्तेमाल, यूज स्पेसिफिकली टू टारगेट पैथोजेंस और कैंसर सेल्स। ठीक है, तो कोई जो हम लोग दवाइयां बना रहे हैं उसको किस तरह से बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से लड़ने के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, या कैंसर सेल से लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विदाउट हार्मिंग द होस्ट, बिना इंसान के दूसरे सेल्स को नुकसान किए, ये कीमोथेरेपी में आ जाता है। बायोफार्मास्यूटिक्स, ध्यान रखना यहाँ पे, ध्यान से, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ड्रग्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा फॉर्मुलेशन, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, कौन सा ज्यादा बेटर है, किस रूट से देना ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ज्यादा अच्छा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। दिस इज द बायोफार्मास्यूटिक्स। ठीक है, देन एथनोफार्माकोलॉजी, यहां पे हम स्टडी करते हैं ट्रेडिशनल और इंडिजिनस यूजेस ऑफ प्लांट बेस्ड नेचुरल रेमेडीज, जो पुराने प्लांट के पत्ते खा के, यानी जो घास फूस खाकर, या आयुर्वेदिक बोलना चाहिए, घास फूस नहीं बोलना चाहिए, आयुर्वेदिक जो चीजें होती हैं, तो उसके अंदर कौन से केमिकल्स हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें एथनोफार्माकोलॉजी के अंदर आता है। एंड द फोर लास्ट वन इज एकेडमिया, आप टीचर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ा सकते हैं, ये इसका स्कोप में आ जाएगा। ठीक है, टीचिंग फार्माकोलॉजी इन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, या कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, आप कॉलेज के अंदर रिसर्च वगैरह करा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके क्या थे स्कोप, पॉइंट आप याद रखेंगे, और अगर समझ में आ गए हैं तो उसको आप खुद अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बातें। तो जनरल फार्माकोलॉजी में इतना ही। अगर किसी बच्चे ने पुराना लेक्चर देखा होगा मेरा, तो बहुत लेंदी है वो, 3 पार्ट में खत्म किया है मैंने उसे, लगभग 3 घंटे का लेक्चर है वो। फिलहाल इतना ही, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ये फिर जैसे 3-4 लेक्चर हो जाएंगे, फिर हम एमसीक्यू टेस्ट करेंगे और लास्ट में हम पीवाईक्यू भी करेंगे। ये चैप्टर लेंदी है तो 6-7 दिन चलेगा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट।